यहाँ बोली गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, ललन टॉप का नया हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज पेट, लिवर, किडनी, हार्ट वगैरह से थोड़ा ऊपर उठते हैं। बात करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ की। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। कभी सोचा है कि किसी को उबासी लेते हुए देखकर आपको उबासी क्यों आ जाती है? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कैसे आपका फ्रिज आपको बीमार कर रहा है। एक लड़का है वेदांत, आप ऑब्वियसली उसे नहीं जानते हैं। कानपुर का रहने वाला है, 29 साल का है, एक बड़ी एमएनसी में काम करता है यहीं दिल्ली में। सब नॉर्मल चल रहा था, जीवन घर दफ्तर के बीच कट रहा था, वीकेंड दोस्तों के साथ। लाइफ में कोई बड़ी टेंशन नहीं थी। करीब 8 महीने पहले वो रोज की तरह दफ्तर में काम कर रहा था। उसे बैठे बैठे अजीब सी बेचैनी सी होने लगी, धड़कन तेज चलने लगी, सांसें तेज हो गई, पल्स रेट काफी बढ़ गया। एकदम से बिन बात बहुत तेज डर लगने लगा, भयानक घबराहट। दिल ऐसा लग रहा था जैसे फट जाएगा, जैसे किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया हो। वेदांत की हालत देख उसके साथी जो है, उसके साथ जो काम करते थे, उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। सबको लगा उसे हार्ट अटैक पड़ रहा है। डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे, दवाई दी। अब कुछ टाइम बाद उसे थोड़ा ठीक लगने लगा, वो घर आ गया। अब जब टेस्ट के रिजल्ट आए तो सब नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। 2 हफ्ते बाद फिर से वही सेम चीज हुई। फिर डॉक्टर के पास भागा, पता चला सब नॉर्मल है। उसके बाद तो ये सिलसिला सा बन गया। हर कुछ दिन में एक अजीब सा अटैक पड़ने लगा उसको। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर वक्त एक अजीब सी घबराहट रहती थी, एक अजीब सा डर बिना वजह। हाल ये हो गया कि वेदांत ऑफिस जाने से भी कतराने लगा, दोस्तों से कन्नी काट ली, यहाँ तक कि फोन या दरवाजे की घंटी से भी उसे डर लगने लगा था। एक दिन उसका एक दोस्त जबरदस्ती उससे मिलने पहुंच गया। वेदांत उसके सामने जमकर रोया, पूरी बात बताई। वेदांत का दोस्त उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गया। पता चला वेदांत फिजिकली तो ठीक था, आम भाषा में कहें तो उसे कोई बीमारी नहीं थी, पर वो जूझ रहा था एंजाइटी से, सिवियर एंजाइटी। मैंने आपको वेदांत की कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि हमारे आसपास कई वेदांत हैं जिन्हें खुद नहीं मालूम है कि वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, दिखती नहीं है। एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे जूझ तो बहुत लोग रहे हैं, पर महज घबराहट या बेचैनी समझकर उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए जरूरी है कि हम एंजाइटी के बारे में कुछ बहुत जरूरी चीजें समझ लें। सुनिए। एंजाइटी एक प्रकार की नेगेटिव इमोशन है, जैसे कि और बाकी नेगेटिव इमोशंस होती हैं, एंगर, डिस्गस्ट, गिल्ट, सैडनेस। और ये एक तरह की भावना है जो महसूस होती है। नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमें अपने मन के लेवल पे, हमें और शरीर के लेवल पे थोड़ा डिस्ट्रेस महसूस कराती है, थोड़ा टेंस महसूस कराती है। ये हमें शारीरिक तौर पर महसूस हो सकती है एंजाइटी, और मानसिक तौर पर, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी महसूस कर सकते हैं। शारीरिक तौर पर घबराहट, तेज धड़कन महसूस होना, जिसे पैल्पिटेशंस बोलते हैं, या फिर प्यास ज्यादा लगना, हाथ पैर फूल जाना, चक्कर आना, सर में दर्द रहना। और मानसिक तौर पर बोला जाए तो किसी डूम यानी आने वाली किसी अप्रिय घटना के बारे में चिंता करते रहना, थोड़े मेमोरी इश्यूज आ जाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाना, ध्यान ना दे पाना अपने काम पर। और कई बार हमारी जो अटेंशन है वो डर के ऊपर, किसी एक अप्रिय घटना के ऊपर फोकस हो जाती है। ये एंजाइटी जो है, अब ये जो हमारे पार्ट एंड पार्सल है, ये हमें सुबह से शाम तक, हफ्ते में, महीने में कई बार इस तरह की सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस हो सकती है, क्योंकि हम सब लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक कई डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फियर जो भावना है, फियर भी एक नॉर्मल भावना है, उससे भी अलग है। फियर में जो डेंजर होता है वो प्रेजेंट में होता है। इसमें हमारे जो शारीरिक जो क्रियाकलाप हैं वो कुछ समय के लिए बढ़ते हैं, जैसे कि तेज धड़कन कुछ समय के लिए बढ़ जाएगी, हमारे हाथ पैर में खून का दौरान कुछ समय के लिए बढ़ जाएगा, और फिर हम उसे ओवरकम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। एंजाइटी में काफी लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक लक्षण बने रहते हैं। अब रही बात कि अगर ये नॉर्मल है तो कुछ लोग इसको सह नहीं पाते हैं, कुछ लोगों को क्लिनिकल डिसऑर्डर हो जाता है।
पता है मेंटल हेल्थ के साथ दिक्कत यही है, आपके सीने में दर्द उठा, आप फौरन किसी डॉक्टर के पास चले गए, किडनी में हो, यहाँ तक कि हाथ या पैर में दर्द हो, आप उसको लेकर सीरियस होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। पर बात जब बेचारे दिमाग की आती है तो कोई सुध लेने वाला नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग की चोट, दर्द, बुखार आपको या किसी और को दिखाई नहीं देता है ना। और अगर बेचारा कुछ सिग्नल देना भी चाह रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप उसे या तो बस घबराहट या फिर पागलपन बोलकर निकल जाते हैं। अब हमने एंजाइटी क्या है ये तो सुन लिया, पर यह भी जानना जरूरी है कि कैसे पता चले कि आपको कब डॉक्टर के पास अब जाने की जरूरत है, क्या लक्षण हैं जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और क्या इसका इलाज है। एंजाइटी अगर काफी लंबे समय तक रहने लगे और दिन में कई बार आप सब्जेक्टिवली डिस्ट्रेस महसूस करने लगे, आप अगर ओवरकम ना कर पाए इस चीज को, आपका डे टू डे फंक्शनिंग अगर आप लोग लूज कर दें, तो फिर ये क्लिनिकल डिसऑर्डर यानी क्लिनिकल एंजाइटी बन जाती है। और ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी में आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आपकी एरियाज होते हैं उनके बारे में चिंता करते रहते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता, पैसों की चिंता, और वो इस लेवल पे हो जाते हैं कि आप ऑलमोस्ट 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं और शारीरिक और मानसिक लक्षण महसूस कर रहे हैं। इसके विपरीत फोबिया जो होते हैं, जैसे कि स्पाइडर फोबिया या सोशल फोबिया, भीड़ में जाने से डर, लोगों से मिलने में डर, ये या एगोराफोबिया, ओपन स्पेसेस का डर, ये बड़े कंटेक्चुअल होते हैं, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन पे फोकस होते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अटैक के फॉर्म में महसूस होती है, पैनिक अटैक्स के फॉर्म में, और फिर आप दूसरा अटैक ना आ जाए इस बारे में आप डरते रहते हैं। जो तीसरा तरह का एंजाइटी होता है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने सुना होगा लोग बार बार हाथ धोते हैं, उनके दिमाग में क्या एक विचार आते हैं और वो विचार उनको जब तक आते रहते हैं जब तक कि वो कोई कंपल्सिव एक्ट ना कर दें। जैसे कि अगर मैंने टेबल छू ली तो कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए खतरनाक और मैं मर ना जाऊं, तो वो बार बार हाथ धोने की टेंडेंसी। तो इस तरीके से नॉर्मल एंजाइटी में और क्लिनिकल एंजाइटी में फर्क होता है। हमें क्लिनिकल एंजाइटी को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मल एंजाइटी से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। सुना आपने, एंजाइटी और उससे जुड़े डिसऑर्डर्स का इलाज मुमकिन है, आपको घुट घुट के सहने की जरूरत नहीं है। पर सबसे पहला स्टेप है इस बात का एहसास होना कि कुछ गड़बड़ है, और उससे जरूरी है कि सही मदद मिले सही समय पर। और ये तभी मुमकिन है अगर हम सब मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ा जागरूक होंगे, ताकि हमारे आसपास के लोग खुलकर इसके बारे में बात कर पाएं। ये कोई हाय तौबा करने वाली चीज नहीं है, नॉर्मल है, जैसे शरीर की कोई और बीमारी। आप उसके बारे में बात करते हैं ना, इलाज भी लेते हैं। मेंटल हेल्थ के साथ भी यही करना है। इसलिए एक बहुत जरूरी मैसेज है जो आपको सुनना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो उत्कंठता की परेशानी से जूझ रहा है, तो आप उनकी मदद जरूर कर सकते हैं। आपके द्वारा पहला जो कदम होगा वो यह होना चाहिए कि मानसिक आरोग्य, मानसिक रोग के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। यह सही जानकारी ही है जो हमें यह बताता है कि हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो मानसिक रोग जैसे उत्कंठता हो, चिंता हो से जूझ रहे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ऐसे समय में लोगों के प्रॉब्लम का हम कारण ढूंढने में निकाल देते हैं। अगर हमने ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो चिंता में डूबा हो, तो हम पहला जो हमारा रिएक्शन होता है वो ये होता है कि जरूर ये कारण होगा जिसके कारण आप चिंतित हो। तो हमारा कमेंट्स कुछ इस तरह से होगा, क्यों परेशान हो रहा है, कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो जो इतना उत्कंठित हो रहे हो। या फिर कुछ कारण बताते हैं कि अच्छा वो परीक्षा का समय करीब आ रहा है इसलिए आप चिंतित हो रहे हो। इस तरह का जो कमेंट होता है वो उन लोगों को बिल्कुल भी मदद नहीं करता। और तो और ऐसे कमेंट्स हमारे जो होते हैं, इस तरह के कमेंट्स हमारे जो मानसिक रोग और मानसिक आरोग्य के बारे में जो ज्ञान न होने को दर्शाता है। उत्कंठता के लक्षणों से लड़ते हुए उन लोगों के दिमाग में कई सारे प्रश्न उलझे रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर इस प्रॉब्लम को कैसे छुपाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे उत्कंठित स्वभाव को जाने। और
मुझे ऐसा लगता है कि इसका कुछ इलाज नहीं होगा। इस तरह के कई सवाल होते हैं जो उन्हें पेशेवर ट्रीटमेंट या फिर पेशेवर डॉक्टरी मदद से दूर रखते हैं, और इसीलिए कई साल तक ऐसा देखा जाता है कि कई साल तक जो व्यक्ति उत्कंठता या एंजाइटी या चिंता के प्रॉब्लम से जूझता हो, कई साल तक रहते हैं। हालांकि उसका इलाज हो सकता है। तो इस तरह की गलत धारणाओं से उन्हें बाहर निकालना, सहानुभूति जताकर उन्हें पेशेवर इलाज के लिए प्रोत्साहित करना, यही हमारा कर्तव्य होगा। मित्र या निकट संबंधी के रूप में आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होगा उनके कठिनाइयों को कम करते हुए, उनके परेशानियों को कम करते हुए, उनके सामाजिक चुनौतियों को कम करते हुए जितनी जल्दी हो सके उन्हें डॉक्टरी मदद पहुंचाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को आप समझेंगे ताकि आप अपनी या किसी और की मदद कर सकें। चलिए, अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। आपने ये महसूस किया होगा कि आपके आसपास बैठा कोई शख्स अगर उबासी लेता है तो आप भी अपना मुंह फैलाकर उबासी लेने लगते हैं। अमूमन तो ये माना जाता है कि उबासी का मतलब है कि आपको नींद आ रही है, मगर किसी को देखकर आप भी उबासी लेने लगे तो ये कैसे मान लें कि आपको भी नींद आ रही है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या कहते हैं डॉक्टर्स इस बारे में। तो मालूम ये पड़ा कि इसकी एक बड़ी वजह है सामने वाले शख्स से आपकी आत्मीयता, या आपकी आत्मीयता दिखाता है। मसलन कोई आपको देखकर स्माइल पास करता है तो आप भी बगैर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए मुस्कुरा देते हैं। ये बेहद इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है। 2010 में सामने आई एक स्टडी और उसमें ये मालूम चला कि बच्चों की उम्र 4 साल हो जाने के बाद ही वो किसी और के उबासी लेने पर खुद उबासी लेना शुरू करते हैं। ये वही उम्र होती है जहाँ इंसानों में संवेदना पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ड्यूक यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च में ये मालूम पड़ा कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, किसी उबासी लेते हुए शख्स को देखकर उबासी लेना कम हो जाता है। सब कुछ शॉर्ट में समराइज करते हैं डॉक्टर जेम्स जियोर्डिनो। PBS न्यूज आवर से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस मसले के बारे में कुछ भी पक्के से कहा नहीं जा सकता, अभी भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, एकोप्रैक्सिया नाम के फिनोमेना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को देखते हुए ना चाहते हुए भी उसे कॉपी करने लगता है, जैसे नाक खुजाना, सिर खुजाना, मुस्कुराना, मुंह चढ़ाना या फिर उबासी लेना। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। फ्रिज है तो बड़े कमाल की चीज, पर आपका फ्रिज आपको बीमार भी कर सकता है। पर उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, हम दुष्ट हैं। कल की पालक की सब्जी बच गई तो रख दो फ्रिज में, वहीं परसों वाली दाल के ठीक बगल में, और उसके ऊपर 4 दिन पहले बचा हुआ आलू मटर तो रखा ही है। नई सब्जियां आई तो वो भी ठूस दो, मानो फ्रिज नहीं हो गया, बैंक हो गया, जितना भर सको भर दो। ये नहीं करना है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपका जो फ्रिज है वो ओवरलोड हो रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप खुला न्योता दे रहे हैं डायरिया को। कैसे? फ्रिज में होती है ठंडी हवा यानी कोल्ड एयर, उसका सही सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो खाने को चिल्ड रखता है और बैक्टीरिया जमा होने से रोक सकता है, यानी आपके खाने को सड़ने से बचा सकता है। अब अगर आपका फ्रिज ठसाठस भरा होगा तो हवा को सर्कुलेट होने में दिक्कत होगी, नतीजा खाना खराब होगा। अब आप सोचेंगे भाई फ्रिज में ही तो है, सड़ा तो होगा नहीं, निकाल कर खा लेंगे। ना मुन्ना ना, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना फ्रेश रहे, आप बीमार ना पड़े, तो फ्रिज पर थोड़ा सा तरस खाइए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं तरुण। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।